the Food System Summit 2025, and it's our privilege to have you all join with us. मेरा नाम है जय हरी. You can call me Hari. I'm the India Country Coordinator for Food and Land Use Coalition. Food and Land Use Coalition जैसे एक संस्थाओं का और एक्सपर्ट लोगों का गठबंधन है जो 8 कंट्रीज में काम करते हैं और अलग अलग कंट्री में अलग अलग फॉर्मेट में हम काम करते हैं, लेकिन हम फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हर जहाँ जहाँ हम काम करते हैं वहाँ कोशिश करते हैं और इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं. उसमें हमारा 4 कोर पार्टनर है. WRA इंडिया जहाँ द सेक्रेटरीट इज सिचुएटेड, CEW, TERI एंड रिवाइटलाइजिंग रेनफेड एरिया नेटवर्क. हमको अदर पार्टनर्स भी होते हैं, लैंडस्केप पार्टनर्स एंड ऑल, एंड सो इट्स अ स्मॉल टीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस नाउ. एंड हम 2017 में एक स्टडी किया था. जैसे फूड एंड लैंड यूज कोएलिशन स्टार्ट करने के समय, वो अभी भी ग्रोइंग बेटर 2019 बोल के अवेलेबल है. ये एक एस्टिमेट किया था कि हमारा फूड सिस्टम जैसे हैं इसके वजह से हमारा कितना पब्लिक इंसेंटिव्स are being spent on the bad food system and how much resources are required to bring it back to a sustainable food system and what is the business opportunity in it. इसके लिए हम last 8 years काम करते रहते हैं, and very recently 28 experts को हम कमीशन किया एक जॉइंट स्टडी के लिए. ये फूड सिस्टम इकोनॉमिक कमीशन स्टडी बोल रहा है. वो स्टडी जैसे इंडिया फोकस भी था, जैसे एक फूड सिस्टम को हम सस्टेनेबल फूड सिस्टम बनाया तो हाउ मच पब्लिक इंसेंटिव वी कैन सेव वो मेटिकुलसली कैलकुलेट कर दिया है. सो हम बेसिकली ये गठबंधन है, हम डायरेक्टली कुछ इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टली नहीं करते हैं. हमारे लिए हमारा पार्टनर CEW, TERI, WRA इंडिया एंड RRAN प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डिजाइन एंड ऑल करते हैं. हम सिर्फ इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं. एक्चुअली फूड सिस्टम समिट इनका एक हिस्ट्री है, एंड 2022-3 हम भारत कृषक समाज के साथ जोड़ा एंड फूड सिस्टम डायलॉग करने में मदद किया उनका. लास्ट ईयर हमने फूड सिस्टम समिट बोल के एक सिग्नेचर इवेंट क्रिएट कर दिया. उसमें भारत कृषक समाज हमारा साथ था. एंड ये प्रोग्राम में लास्ट ईयर हम 225 स्पीकर्स थे. 3 दिन था. एक रूफ के नीचे ये लोग 3 दिन बातचीत कर दिया, कोलैबोरेट कर दिया, एंड वी हैव कैप्चर्ड ईच एंड एवरी प्रेजेंटेशन. इसमें 140 केस स्टडीज था. और दिस ईयर हम ऐसा कोशिश करने के लिए कोशिश करते हैं कि जितना इंडिया में बहुत सारा नॉलेज किसानों के साथ, संस्थाओं के साथ और एक्सपर्ट्स के साथ, केवी के साथ होते हैं, जैसे हम फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन और एटलीस्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर सकते हैं. लेकिन ये नॉलेज बहुत फ्रैगमेंटेड है. हम ये फूड सिस्टम समिट 2025 से एक कोशिश करते हैं कि क्या ये नॉलेज को एक रिपोजिटरी में स्लोली लेके आ सकते हैं क्या. सो इसलिए हम आप सबको इनवाइट किया. बहुत बहुत धन्यवाद हमको हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए. सम 86 practices are going to be first into the database by this food system summit, and I welcome all the participants. I welcome Padma Shri Rai Bai Soma Popre, seed mother, and who actually we will. So a food system summit इस बार फूड सिस्टम समिट ऐसे है कि सीड मदर शुरू करते हैं और पद्मश्री सबरमती एंड करते हैं. एंड हमारा प्लीनरी में देयर इज एन ऑल वीमेन प्लीनरी. देयर आर वीमेन मेजॉरिटी प्लीनरी. सो बेसिकली ये एग्रीकल्चर एंड वीमेन का रिलेशनशिप के द इंडिकेटर्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वीमेन एंड एग्रीकल्चर वी आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सपर्ट्स एंड प्रेजेंटर्स इन दिस इवेंट. आई वेलकम हमारा फॉलो इंडिया का सीनियर फेलो मिस्टर अजित केसरी IAS रिटायर्ड.
He joined us to give us guidance in agriculture program implementation. I also welcome Mr. Vijay Kumar AS, retired, our Follow India lead. I welcome Dr. Gagnesh Sharma, the director of NCONF, who agreed to grace us with his presence during this inaugural ceremony. I welcome all the plenary speakers. I welcome the moderators. I welcome the presenters, and I welcome the overall speakers. And finally, but importantly, I wholeheartedly welcome Follow India partners who are really our power in doing not only this event, but even existing in India as Follow India platform. The attempt to bring together people who have different practices. बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिक कह लें, नेचुरल फार्मिंग कह लें. मैं अभी गगनेश जी से बात कर रहा था इसी पे कि किस तरह से परिस्थितियाँ, इकोसिस्टम्स बदल रहे हैं. मैं समझता हूँ कि जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं हमारे साथ, हम लोगों ने पिछले 10 सालों में बहुत कुछ इस क्षेत्र में बदलते हुए, जिसको अब हम बहुत संक्षिप्त नाम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कह सकते हैं, उसमें हमने बदलते हुए देखा है. कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ा है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है, लोगों ने समझा है इसको. सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी है. एंड जो एक इशू इंडिया में हमेशा से था कि यदि हम ऑर्गेनिक बेचना चाहते हैं, यदि हम ऑर्गेनिक के नाम से बात करते थे, तो इट वाज कंसिडर्ड एज समथिंग विच वाज वेरी वेरी लग्जूरियस, समथिंग बियॉन्ड द रीच ऑफ पीपल. अवेलेबिलिटी बहुत कम होती थी जिसकी. सो देयर वर डिफरेंट इश्यूज रिलेटेड. एंड आई थिंक आज हम लोग जब 2025 में इस पे चर्चा कर रहे हैं तो बहुत कुछ परिवर्तन आ चुका है. कंपनीज हैव टेकन इट ऑन देमसेल्व्स कि हम लोग करेंगे. एंड by the number of brands that are coming into organic or similar kind of foods, मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा पुश है. जो लोग भी इस क्षेत्र में काम करते हैं कि पहले उनको कन्विंस करना पड़ता था लोगों को कि आप हमारी प्रोड्यूस लीजिए और हमारा प्रोड्यूस इस तरह से अच्छा है. मैं समझता हूँ आज बहुत कुछ मार्केट ने वो रोल खुद भी ले लिया है. सभी ब्रांड्स आ रहे हैं इंडिया में. इनफैक्ट जो मैंने पिछले बार भी अभी रिसेंटली एक एग्जांपल देखा था कि कुछ ब्रांड्स, नॉट इन इंडिया बट अब्रॉड, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारे सभी प्रोडक्ट्स में ये चीज़ें नहीं शामिल है. यानी कि पूरी की पूरी एक ग्रॉसरी चेन ने ये डिक्लेयर कर दिया और उसको वो एनकैश कर रहे हैं. तो अगर मान लीजिए आज हमारे पास इंडिया में वो परिस्थिति नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स या ऐसा कुछ हो सकता है, 1 साल में यहाँ भी किसी ब्रांड को वो आइडिया लगे, लीविंग एक्सेप्ट 1-2 ब्रांड जो ऑर्गेनिक के नाम से ही ऑपरेट करते हैं. बट हो सकता है ऐसा भी हो कि पूरी की पूरी मार्केट ही कहे कि साहब मैं ऑर्गेनिक में ही केवल डील करता हूँ, आई डोंट डील इन अदर थिंग्स. तो मैं समझता हूँ कि ये चेंज है. मैं समझता हूँ कि आज हमारे पास जो पैनलिस्ट हैं वो बहुत अलग अलग तरह के हैं. और मैं सबसे पहले विजय कुमार साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ही विल सेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस होल सेशन एंड दिस होल समिट. बाकी भी जो 2 हमारे हैं उनके बहुत स्पेसिफिक रोल्स हैं. मैं समझता हूँ कि जब वो लोग को इनवाइट करेंगे तो उस तरह से उनसे बात करेंगे. वेलकम टू दिस सेकेंड एडिशन ऑफ द फूड सिस्टम समिट इंडिया. As Hari said, this is the second version following up on the first edition of the summit that was held last year, which received a very good response. And encouraged by that response, we are now this year holding another version of the summit. This year we are focusing a little more on the grassroots and hopefully we will expand our message to more corners of the country and associate with more of our colleagues and partners and people who think similarly with us in spreading the message of sustainability and climate resilience. To introduce FOLU India, FOLU
as Hari also mentioned, is part of the international set of country platforms which bring together diverse actors and stakeholders. They include policymakers, farmers, civil society, and private sector. As Mr. Kesri said, private sector has a key role going forward, and whatever we do, we must not only analyze what we do in terms of how private enterprise can take it forward, but also we must analyze what private sector is doing and what needs to be put in place as incentives, disincentives in order for them to align themselves more with sustainability and climate action. In India, as Hari mentioned, FOLU is of course got 4 core partners: the Council for Environment, Energy and Water, CEEW, Revitalizing Rain-Fed Agriculture Network, RRAN, the Energy and Resources Institute, TERI, and WRI India. And FOLU's vision is of a nutritionally secure, healthy and prosperous India that sustainably manages its food and land use systems supported by a productive and efficient and inclusive economy. As you all know, food security has been at the forefront of India's national strategy for many decades. But the idea that mere food security is not enough and that we must move towards nutrition security is a concept that has arisen only in the last few decades. And not too soon, because in different parts of the world we are seeing different aspects of misuse, if I might say, of food, which is moving away from the nutritional aspect towards unhealthy aspects, including obesity. So it's very important now at this stage that we look at nutrition as a focal point, and which is why FOLU has envisaged nutrition security as a cornerstone of its policies and strategies. And FOLU will work with different subnational governments, state governments, through its partners towards fulfillment of its vision. FOLU India came into being in 2018. It is not the first of the country platforms, but certainly it is one of the biggest. And since then, as I mentioned, the vision, we have taken several steps in furtherance of that vision. We have started projects in different states of the country, in Andhra Pradesh, Telangana, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Odisha, Maharashtra, Rajasthan. And in each of these states, FOLU and its core partners have tried to understand the location-specific issues that need to be addressed and the problems that need to be solved, try to work with local communities to identify potential solutions which can work sustainably and at its scale, and have tried to implement those solutions in collaboration with state governments. The last few years have shown that it is possible to do it, it is possible to scale it up, and we aim over time to be able to reach other parts of the country through a similar approach. In this journey, FOLU has actually become increasingly convinced on the vital need to bring together the collective wisdom of all the actors and stakeholders, because that is the way we worked in these 6-7 states, and it has borne fruit, and we feel that any solution that does not take into consideration the experiences of the local community may not be able to sustain in the long run. And so the Food System Summit itself is born out of this conviction. And last year, following consultation with states and other actors, we had held our summit in collaboration with the Bharat Krishak Samaj. Last year, over 250 delegates
and came from 19 states and 4 countries, as Hari also mentioned. We showcase studies and working models on various aspects of the food system, from production onwards through distribution and consumption and behavioral change. And now this year we felt that we should focus on the production value chain itself, which is a starting point of all food systems. So with 79 field tested practices and models in sustainable and regenerative agriculture across 19 states and 14 agroclimatic zones, we hope that there will be the Food System Summit will be a kind of knowledge exchange platform in the Indian food system sector. And we thank all of you for being a part of this process and participating in the summit. The summit itself, the learnings and experiences that we gather over these 2 days will help in framing the next initiative, which we will be showcasing also as part of the summit. It is called the Food Systems Hub, and it will provide organized information on the knowledge and capacities available within civil society towards food systems transformation. And we have planned a special session in the closing plenary to showcase the features of the hub, and hopefully you will be able to see a preview of this soon to be launched platform. We expect that the hub over time will be a repository of knowledge and wisdom and experience from all parts of the country in order to actually address some of the future challenges of adaptation that is upon us. I don't know, many of you would have followed the process of climate dialogue that has been taking place. COP30 took place just now in Brazil, and that COP, known as the COP of Adaptation, has brought out more strongly than ever that in addition to mitigation, we need to now start focusing on adaptation, because climate change is here and we need to be able to manage our tomorrow before there is a day after. And so adaptation is becoming more mainstream, and we in the FOLU believe that it's possible to combine both mitigation and adaptation to deliver co-benefits. And we would like the collective wisdom of local communities to be brought into this hub in order to demonstrate and prove and scale up both the mitigation action and adaptation action, leveraging the co-benefits from each of these separate action streams. So with this positive note, let me welcome you all to the Food Systems Summit. We are organizing many parallel sessions. It covers a very wide variety of subjects, and there will be a lot of not only the subject of interest to you, but also the experiences of the practitioners who will be sharing their own lived experience with you. We invite you to participate in as many sessions as you wish and to make most of this summit. And in particular, FOLU India की तरफ से मैं पद्मश्री राही भाई सोमा पोपरे का स्वागत करता हूं। उनका इस विषय पर इतने सालों का, दशकों का अनुभव रहा है, और मैं इनसे पहले बात कर रहा था क्योंकि इनका जो संबंध है कुछ हद तक है, ये अहमदनगर ज़िले के जो कि ड्राउट प्रोन एरिया है, और इनका बेव के साथ उर्ली कंचन में गहरा संबंध रहा है। और मैं पहले जब बहुत यंग, जब एक सिविल सर्वेंट था,
तब मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं एनजीओ सेक्टर के ग्रांट इन एड का एक कार्यक्रम चलाता था, और उस दौरान मुझे सौभाग्य हुआ कि मैं कई प्रांतों में छोटे छोटे कार्यक्रम देखने का मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहाँ लोग अपने विचार के अनुसार प्रोग्राम चलाते थे। हर किस्म के प्रोग्राम थे, चाहे वो पौधे लगाने का है, चाहे वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग का है, चाहे ऑर्गेनिक का है। और मुझे याद है कि ख़ास करके जो ड्राउट प्रोन एरियाज़ हैं, जहाँ पानी का अभाव है, जहाँ खेती करना बरसात के बल पर बहुत एक मुश्किल और जोखिम भरा काम है, वहाँ लोगों का क्या इनिशिएटिव रहा है कि सीमित साधन को किस तरह से वो जोत कर उत्पादन करते थे वहाँ अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और उसमें जो श्रीमती पोपरे जैसे लोग थे, उन्होंने क्या इसमें योगदान दिया, मुझे आज भी याद है। तो मैं ख़ास करके उनका स्वागत करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि अगले 2 दिन में जब वो यहाँ होंगे और आपके साथ अपने अनुभव को रखेंगे, तो हम सब इससे लाभान्वित होंगे। तो एक बार और फिर धन्यवाद करते हुए मैं समाप्त करता हूँ। हमारे जो अगले वक्ता श्रीमती राहिल बाई है, उन्होंने, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे लिए पूरे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सेक्टर में न सिर्फ लोग सस्टेनेबल फूड क्रॉप्स या वेजिटेबल्स खाना चाहते हैं, बट हम बहुत सारी चीज़ों में जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल सीड्स थे, उनका जो टेस्ट था, उनकी जो स्पेशलिटी थी, उनके जो एडवांटेजेस थे, जो कि कई हज़ारों साल के परफेक्शन में अलग अलग जगह पर रिफ़ाइन हो करके वो सीड्स आगे आए थे। तो सीड डेवलपमेंट एक प्रोसेस था। भले ही हमारे बहुत एग्रीकल्चर के साइंटिफिक तरीके से नहीं ग्रो हुआ हो, लेकिन एक अपने तरीके से लोगों ने उसको फ़िल्टर किया था। जो सबसे अच्छी चीज़ थी उसको उन्होंने निकाला था। एंड मैं समझता हूँ कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में जो कंज्यूमर एक चीज़ आज ढूंढता है, वो चीज़ ये भी है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढता है उस पर्टिकुलर में जिससे उसको कुछ फ़ायदा हो। जो हज़ारों सालों के रिसर्च फार्मर्स के लेवल पर जो हुई थी, उससे आगे आए थे। राहिल बाई उसी पे काम कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी जो ये भूमिका है और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, वो हमारे लिए खास करके सस्टेनेबल फूड सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। हम उनको सुनना चाहेंगे। श्रीमती राहिल बाई जी बताएंगी हमें कि किस तरह से उन्होंने किया, क्या लोग हम उनसे सीख सकते हैं, किस तरह से आगे हम उसको ले जा सकते हैं। धन्यवाद। सगळ्यांना माझा नमस्कार. बसलेले बंधू आणि भगिनी, नको. आणि हे काम जे केलेलं मी फक्त माझ्या स्वतःच्या अनुभवातून केलं आणि स्वतःच्या कुटुंबासाठी, स्वतःच्या घरासाठी अनुभव घेतला. माझ्या शेतामध्ये पहिलं सगळं देशी होतं आणि सगळं सेंद्रिय शेती होत होती. त्यावेळेला कुठले आजार नव्हते. नंतर जेव्हा माझ्या शेतामध्ये हायब्रिड बेन आलं, केमिकल खतं आले, औषधं आले, तेव्हापासून घरामध्ये पण आजार सुरू झाले. मला रस्ता पण नव्हता माझ्या गावाला, खूप दुर्गम गाव आहे. दवाखान्यामध्ये पाठीची बाळा बांधून पायी जावं लागायचं. मग मी याच्यावर विचार केला का पूर्वी आजार नव्हते, आता हे कुठून आले, कसे येतात, हे आजार मी शोधायला लागले. दवाखान्यात जाता नंतर आले, माझ्या शेतीमध्ये फिरले, शेजारची शेती पाहिली, एक आंब्याच्या झाडाखाली बांधव बसले आणि तिथं मी हे आजार शोधायला लागले का आजार घरात कसे येतात म्हणून. मग मी विचार केला तिथं का आपल्या शेतीत आपण पहिलं कोणतं बी पेरीत होतो, आता कोणतं पेरितोय. पहिले शेतीला खत औषध नव्हते, आता किती प्रकारचे देतोय. ये मेरा सौभाग्य है कि राई बाई जी के साथ मुझे सिंस इंसेप्शन काम करने का मौका मिला. सो राई बाई जो है शायद आपको पता होगा, कलसूबाई जो हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र,
नियर टू नासिक एंड त्र्यंबकेश्वर, वहाँ पे है उनका गांव, जहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क आज भी नहीं है, रोड नहीं है, बट द विजडम जिसको बोलते हैं, जैसे सर ने भी, विजय कुमार सर ने भी बताया कि देर आर विजडम एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम ग्रास रूट वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज एक्सपीरियंसेस के एंड देन विजडम जो है वो शेयर कर रही है उनके बारे में कि सिंस ईयर्स उन्होंने बहुत सारे ऐसे वैरायटीज़ क्रॉप्स कॉन्जर्व किए थे. उसके बाद नॉन केमिकल फार्मिंग का पूरा सिस्टम उनका था, लेकिन जैसे जैसे केमिकल फार्मिंग आ गया, हाइब्रिड सीड्स भी उसके साथ आ गए, और उसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है उनके फील्ड में, खेतों में. एंड देन उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि ये क्यों हो गया. एंड देन याच्यासाठी मी माझ्या स्वतःच्या शेतात विचार केला आणि मी परत सेंद्रिय शेतीकडे वळली. पण मला हे कामाला घरातूनही पण खूप विरोध झाला, नंतर बचत गटातूनही झाला. पण हे काम माझ्या असं लक्षात आलं का हे काम चांगलं आहे आणि DCB हे वाचवलंच पाहिजे, सेंद्रिय शेती ही वाचवलीच पाहिजे. मग हे काम मी मोठ्या प्रमाणे सुरू केलं. 154 मला एक नंतर बाईप संस्था भेटली आणि बाईप संस्थेच्या माध्यमातून आज जगासमोर काम गेलंय. तर मी त्या बाईप संस्थेचा सुद्धा खूप आभार मानते का मी एवढं काम माझ्याच गावात करीत असते अजूनपर्यंत. तो इनिशियली जब इन्होंने ये थॉट प्रोसेस शुरू कर दिया, घर से भी उनको बहुत दिक्कत हो गई. एंड देन फिर भी उन्होंने वो शुरुआत किया, फिर रिवाइव करना शुरू कर दिया. मोर देन 154 लैंड रेसेस ऑफ वेरियस क्रॉप्स ही हैज कॉन्जर्व्ड. एंड देन इन 2014 माई सेल्फ एंड माई टीम वी आर जस्ट गोइंग अराउंड दैट हिल्स. एंड जस्ट मैंने एक क्वेश्चन हमारी टीम को पूछा, यहाँ पे ऐसे कौन ज्ञानी लोग हैं जिनको ऐसा ज्ञान है? तो उन्होंने मुझे बताया कि एक है राई बाई करके, वह बहुत बड़बड़ करती है, बहुत बातें करती है. तो चले उनके घर पे. एंड इनका छोटा सा घर, आज भी वो घर है, वहाँ पे हम झोपड़ी में छोटा हट में गए. एंड देन मोर देन 100+ ओरिजिन्स वहाँ पे आइडेंटिफाई किए, और वहाँ पे अभी एक बड़ा सीड बैंक बनाया है. एंड वो एक नॉलेज सेंटर और रिसोर्स सेंटर जैसे काम कर रहे हैं. आणि याच्यामध्ये बचत गटांबरोबर काम सुरू केलं. बाईपची मला खूप मोठी मदत भेटली आणि त्यांच्या मदतीनं आज जगभर काम गेले. मला तर वाटतं प्रत्येक गावागावामध्ये एक बीज बँका स्थापन झाली पाहिजे आणि तुम्ही आम्ही भरपूर काम करायले. तर याच्यामध्ये DCB हे वाचवलं पाहिजे, आपण झाडं वाचवली पाहिजे, आपण जनावरं पण वाचवली पाहिजे. कारण आता देशी जनावर गाई म्हशी म्हणजे राहिलेच नाही आहे, हे पण वाचवले पाहिजे आपण. कारण आपण निसर्ग वाचवला पाहिजे, आपण ही काळी माती वाचवली पाहिजे. माती संपली तर पुढच्या पिढीला शिल्लक काहीच राहत नाही. त्याच्यासाठी मी प्रत्येक गावामध्ये एक दिवस जाते आणि अख्खा महाराष्ट्राच्या बाहेर फिरते, हे लोकांना संदेश देते का प्रत्येक गावामध्ये हे DCB वाचलं पाहिजे, माती वाचली पाहिजे आणि गावरान जनावरं वाचली पाहिजे. जशी मागची पिढी होती अशी पुढची पिढी घडली पाहिजे. कारण समाजामध्ये खूप आजार आलेत, खूप आजार वाढलेत. कुठून आलेत, काय झालेत हा विचार कोणीच नाही इथून मागे केला. तर हा विचार घराघरामध्ये गेला पाहिजे. माझं तर काम असे का मी मग ते प्रत्येकाचं ताट विषमुक्त झालं पाहिजे आणि प्रत्येकाच्या ताटात विषमुक्त अन्न आलं पाहिजे. तो बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज उन्होंने दिया कि हर एक का प्लेट केमिकल फ्री, नॉन पॉइजनस हो, उसके लिए काम करना है. तो जल, जंगल, जमीन, जानवर, ये सबका उन्होंने रोल बताया. एंड देन सॉइल, जिसको सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ बोलते हैं, उनको उन्होंने उसके बारे में भी बताया कि यदि ज़मीन खराब हो गई, मिट्टी खराब हो गई, तो आगे कल्टीवेट करना नॉन केमिकल फूड, ऑर्गेनिक फूड बहुत डिफ़िकल्ट है. तो ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विद द सीड डाइवर्सिटी, फूड डाइवर्सिटी, इंडिजिनस फूड सिस्टम को भी रिवाइव करना बहुत इम्पॉर्टंट है. तर मी एक स्वतःच्या घरामध्ये एका झोपडीमध्ये बँका 12 वर्षे काम केलं आणि एक मला मोठी बँका बांधून भेटली. तर आता ती बँका पाहायला विद्यार्थी भरपूर येतात, बाहेरून कृषी सेवक पण येतात, लोक पण येतात आणि मी अभिमानाने तिथं मार्गदर्शन देते त्यांना का इथून पुढं आपली माती वाचवली पाहिजे आणि हे DCBनं वाचलं पाहिजे. याच्यासाठी सरकारने पण मदत केली पाहिजे, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी कुठंतरी उभं राहिलं पाहिजे आणि हे कामं गावोगाव सुरू झाले पाहिजे. तर हे DCBनं आहे हे जुनं ते सोनं आहे आणि हे कुठं राहिलं नाही. आपण ताटात काय खातोय आणि काय नाही खात हे आज आपल्यालाच कळत नाही. आपण मी ते पैसे देऊन विष घेतोय, ते आपण खातोय, कुठंतरी आजाराला बळी पडतोय. मग याच्यासाठी
आपली मातीचं वाचवली पाहिजे आणि जुनं जे गावोगाव बेणं असेल हे वाचवलं पाहिजे. प्रत्येक गावात एक एक बीज बँका तयार झाली पाहिजे. प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बांधात देशी बेणं पिकलं पाहिजे. तो इनका कहना है कि सीड एक सोल ऑफ एग्रीकल्चर है, जिसको बचाए तो आगे का पूरा काम हो सकता है. इनका काम जो एक छोटा सा हट में शुरू हुआ था, वहाँ पे अभी एक वेल रिसोर्स सेंटर इस्टेब्लिश हुआ है और देश भर के स्टूडेंट वहाँ पे आ रहे हैं. कोई अभी PhD भी कर रहे हैं IIT से 2 लड़के, देन IIM से भी है. ये सारी चीज़ें नेक्स्ट जनरेशन तक जाए, ये इनका मैसेज है. देन दूसरा, गवर्नमेंट एंड NGO सबको, और कि हर एक गांव में बीज बैंक हो तो सीड सोवेर्निटी आ सकती है. और सीड सोवेर्निटी आएगी तो फूड सिक्योरिटी एंड फूड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बातें हम कर सकते हैं. आणि याच्यामध्ये मी शाळा नाही शिकले, पण मी एक निसर्गाची शाळा शिकले. ह्या काळ्या मातीचं नातं जोडलं आणि असे पुरस्कार भरपूर भेटलेत मला. पण मी मग ते माझे पुरस्कार नाही, पुरस्कार ह्या मातीचे आणि माझ्या कामाचे पुरस्कार आहेत. पण मला असं वाटतं का जशी 105 वर्षे 110 वर्षे मागची पिढी जगत होती, अशी पुढची पिढीसुद्धा निरोगी घडली पाहिजे. याच्यासाठी मला बाईप संस्थेची खूप मोठी मदत भेटली. त्यांच्या मदतीनं आमचं काम गावोगाव चालू आहे आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर ह्या बियाचं देवणघेवण चालू आहे. मी अजूनपर्यंत माझ्या शेतामध्ये पहिलं रजिस्ट्रेशन 154 वाहनाचं झालं आणि आता जवळजवळ 200 वाहने. त्याच्यामध्ये रानभाज्या कव्हर केल्यात, कंदमुळं कव्हर केले आणि आपण रानभाज्यासुद्धा वाचवल्या पाहिजे. कारण एक एक रानभाजी एक एक औषधी वनस्पती, त्या रानभाज्यासुद्धा आपण वाचवल्या पाहिजे प्रत्येक देशातल्या. तो वाइल्ड एडिबल, जैसे इंडिजिनस फूड क्रॉप्स का डाइवर्सिटी, वैसे वाइल्ड फूड का डाइवर्सिटी भी है, जिसको भी बचाना बहुत ज़रूरी है. दूसरा, उन्होंने जो बहुत इम्पोर्टेंट बताया कि नॉलेज ट्रांसफ़र का कंपोनेंट जो नहीं हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, उसके ऊपर काम होना इम्पोर्टेंट है. वहाँ पे उनका अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काम शुरू हुआ और वहाँ पे एक कम्युनिटी का ऑर्गेनाइजेशन वहाँ है. मोर देन 1650 महिलाओं का नेटवर्क बना है और उनका बिजनेस जो है मोर देन 70 लाख का बिजनेस, यहाँ पे आज नेटवर्क नहीं है. तो उनका प्रेरणा राईबाई जी है और उनकी वजह से एक शुरुआत हुई थी और बहुत सारे ऐसे इनोवेटर वहाँ पे ऑलरेडी है और उनके साथ ये पूरा काम आगे लेके जा रहा है. और वह चाहती है कि हर एक घर के हर एक बच्चे के प्लेट में भी अच्छा पॉइजन फ्री फूड कैसे तैयार हो और गांव-गांव में बीज का संरक्षण, गाय का संरक्षण, इंडिजिनस लाइवस्टॉक डाइवर्सिटी भी साथ में, जो जंगल का भी संवर्धन हो, ये उनका ये है मैसेज है. याच्यामध्ये मी 5 वर्षे मी ऊसतोडी कामदार होते आणि 5 वर्षे मी रोपं दिले बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना आणि आता बियाचे पाकिट देते हळदी कुंकाचा कार्यक्रम घेऊन. तर आपण कुठलं तरी वाण देतो हळदी कुंकाला, त्याच्यापेक्षा एक रोप द्यायचं नाही तर एक बी द्यायचं आणि हे काम गावोगाव खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरू केले. हम जो बात करते हैं IPR एंड पेटेंट की, वो शेयर एंड एक्सचेंज के बारे में बात कर रही है कि जैसे ग्रुप्स होते हैं, घर में कोई त्यौहार होता है या कोई रिचुअल्स होते हैं, तो वो इन्होंने गांव में शुरू किया 10 साल पहले कि सीड एज अ गिफ्ट देना है महिलाओं को. एंड देन वो वहाँ से उन्होंने न्यूट्री गार्डन किट का आइडिया आया और इनका ग्रुप में 22,000 किट बनाए और वो सेल भी किया. तो एक आइडिया है शेयर एंड एक्सचेंज. हर एक चीज़ हम IPR, पेटेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ वैरायटीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन इनका मानना है कि ये सब बीज ये शेयर एंड एक्सचेंज करने की चीज़ है और इसके ऊपर ऐसा ही काम हो तो आगे ये डाइवर्सिटी बचेगी और हमारे प्लेट में अच्छा फूड आएगा. पर याच्यासाठी प्रत्येकाच्या दारात शेतात परसबाग पाहिजे, प्रत्येकाच्या दारात किचन गार्डन पाहिजे आणि प्रत्येकाच्या पुढच्या पिढीला हे विषमुक्त भाजी आली पाहिजे. हे काम गावोगाव सुरू झालं पाहिजे आणि हे पुढच्या पिढीसाठी आपण सगळ्यांनी मिळून हे वाचवलं पाहिजे. पैशासाठी कोणी काम करतं, समाजासाठी कोणी करतं, पण हे आरोग्याचं काम एक महाराष्ट्रामध्ये मी सुरू केलं आणि हे प्रत्येक गावात गेलं पाहिजे का स्वतःच्या आरोग्याचं काम आणि पुढच्या पिढीचं काम. न्यूट्री गार्डन, जिसको हम बहुत छोटा एक कंपोनेंट मानते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम में, वो बोल रहे कि हर एक घर में ऐसा न्यूट्री गार्डन हो, टेरेस गार्डन हो, बैकयार्ड गार्डन्स हो, जिससे घर में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी आएगी. देन हर एक गाँव में ऐसे जाके उन्होंने बहुत सारा महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड, हर जगह जाके इसके ऊपर वो प्रचार कर रही है और ऐसे लोगों को सपोर्ट होना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो उनका जो लाइफ है
प्रीवियस लाइफ, ये तो उन्होंने बताया भी कि स्कूल में तो वो गई नहीं, लेकिन उनके लिए नेचर ही उनका स्कूल है। तो इनके ऊपर अभी इतना सारा डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं थ्रू देयर विजडम का डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, तो ये इम्पॉर्टेंट है। एंड देन ये नॉलेज नेक्स्ट जनरेशन तक जाना भी, उसके लिए वो अभी काम कर रहे हैं। वो अलग अलग स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं देश भर, एंड वहाँ पे इसका प्रचार प्रसार कर रही है। जैसे सर ने भी बताया कि न्यूट्रिशन के बारे में, तो न्यूट्रिशन पर क्विंटल एंड न्यूट्रिशन पर यील्ड पर हेक्टर और न्यूट्रिशन पर हेक्टर, तो इनका सोच है कि आगे हेल्थ सिक्योरिटी लाना है तो हमें न्यूट्रिशियस फूड का प्रोडक्शन करना जरूरी है। थैंक यू। धन्यवाद। ऐसा नहीं समझी हो, लेकिन जो एंथुजियाज्म और जो उनकी भाषा में जो उत्साह है और उनकी मुस्कुराहट भी बता रही है कि किस तरह से उनको लगाव है। और यदि लगाव है, मैं एक छोटा सा सवाल बस लास्ट में इतना ही पूछना चाहूँगा कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो लोग कैसे उनके मैसेज को और आगे ले जाना चाहेंगे, उसके बारे में कुछ एक सेंटेंस अगर आप बोलना चाहें तो। तर ते काय म्हणतात, आता हे सगळे देशभरातनं सगळे आलेले आहेत, शेतकरी आहेत, शास्त्रज्ञ आहेत मोठे मोठे, तर काय करायला पाहिजे पुढे जाऊन? पुढे जाऊन नाही, पुढची पिढी आपल्याला चांगली जर घडवायची असेल तर आपण माती वाचवली पाहिजे आणि जंगल वाचवला पाहिजे। त्याच्याबरोबर हे गावठी बेन जे आहे हे सुद्धा वाचवलं पाहिजे, कारण आपण आजारी झालो तर मोठ्या एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये जातो, पण ही माती संपली तर हिला कोण डॉक्टर भेटणार आहे, कोण वैद्य भेटणार आहे? हमारे जो नेक्स्ट वक्ता हैं गगनेश शर्मा जी, आई थिंक ये बहुत अच्छे एक अपॉर्चुनेट मोमेंट है जो मैं समझता हूँ कि उनका काम जो प्रेजेंटली है वो बहुत ही रेलेवेंट है हम सब लोगों के लिए जो हम यहाँ बैठे हैं। मैं देख रहा हूँ कि सच ए गुड ऑर्गेनाइजेशन, आप भी एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का एक समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। इट विल रीच टू ईच एंड एवरीबडी। एंड जैसे कि अजीत सर ने मेरे से प्रश्न किया है और मेरे को कहा है कि आप अपना जो रेलिवेंट है, क्योंकि बताने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं आपको कि हम लोग क्या क्या करते हैं। स्टार्ट करता हूँ कि मैं जो हूँ निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, ये गाज़ियाबाद में है। ऑफिस हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर है और ये एक एपेक्स बॉडी है जो इसका मुख्य जो उद्देश्य है इस्टेब्लिश करने का वो है कि प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग इंक्लूडिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम इन द कंट्री। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग है, सर्टिफिकेशन सिस्टम है, उसको कैसे प्रमोट किया जाए। तो हम उसको प्रमोट करते हैं सबसे पहले तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स रेज करके, इसी तरह से जैसे यहाँ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन या सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सेम वे में वी यूज़ टू ऑर्गेनाइज different consultation workshops all over the country targeting each and every state। तो हम हर एक राज्य में करते हैं। उसके अलावा हमारे बड़े बड़े मेगा इवेंट भी होते हैं 1000 फार्मर्स को लेके, 500 फार्मर्स को लेके, और आजकल तो हम नेचुरल फार्मिंग को ही प्रमोट कर रहे हैं ज़्यादा। लास्ट 20-25 ईयर्स से वी यूज़ टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। और आपको पता ही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन फर्स्ट ऑप्शन था कंट्री में सभी फार्मर्स के पास में, चाहे वो बड़ा किसान है, छोटा किसान है। छोटा किसान उसको इसलिए नहीं कर पाता था थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन में, आते हैं ग्रुप में ICS में, बट फीस बहुत ज़्यादा है और वो एक्सपोर्ट के लिए है प्राइमरीली। अपेडा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, दे यूज़ टू डू इट। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने 2016 में PGS इंडिया मॉडल, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन, इनिशिएट किया विच गेट रिकग्निशन। और कंट्री में आज 20 लाख से ज़्यादा फार्मर्स PGS इंडिया सर्टिफिकेशन से जुड़े हुए हैं। और ये हमारा सेकंड मैंडेट है कि सर्टिफिकेशन सिस्टम जो डोमेस्टिक के लिए लो कॉस्ट सर्टिफिकेशन सिस्टम, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और आगे भी उसको बढ़ाया जाए, उसके स्कोप्स को इंक्रीज़ किया जाए। क्योंकि अगर सर्टिफिकेशन नहीं है, प्रमाणीकरण नहीं होता है, तो ऑर्गेनिक की या नेचुरल फार्मिंग की गारंटी कैसे मिले कंज्यूमर्स को। और दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि सेलर्स के पास अपॉर्चुनिटी हो, जैसे मान लीजिए अगर राई बाई जो हैं पद्मश्री, अगर ये अपने फार्म पे सीड बैंक रेज कर रहे हैं वहाँ पर,
तो वो सर्टिफाइड कैसे हो? वैसे तो सीड का सर्टिफिकेशन एक अलग टाइप का प्रोसेस है, बट ओवरऑल ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग वो कर रहे हैं, केमिकल फ्री फार्मिंग, और उसमें वो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग फॉलो कर रहे हैं, मानकों को फॉलो कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, अभी नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर नेचुरल फार्मिंग भी आ गए हैं। तो उनको कॉम्प्लायंस जो वेरिफिकेशन है वो कौन करे? तो वो पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन सिस्टम मॉडल इस तरह का मॉडल है कि फार्मर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्टिफाई देयर फार्म्स देमसेल्व्स, मतलब उनका इंस्पेक्शन, वेरिफिकेशन, असेसमेंट फार्मर लेवल पर ही क्लस्टर में कैसे किया जाए। बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी कंट्री के लिए, चैलेंज था, बट नाउ इट इज़ नॉट अ चैलेंज। फार्मर्स दे हैव कम फॉरवर्ड इन ग्रुप्स। आपने देखा होगा 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परंपरागत कृषि विकास योजना, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू किया ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, और पूरे देश में इस पीकेवीवाई प्रोग्राम को चलाया। किसके लिए था? ओनली फॉर द फार्मर्स हु आर हैविंग स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, 1/2 एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़। तो हमारी कंट्री में तो ज़्यादा फार्मर्स यही हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो पीकेवीवाई स्कीम को जब गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया, उसमें सब्सिडी भी दिया गया क्लस्टर फॉर्मेशन के लिए, और सीड से लेके ऑल इनपुट्स का परचेजिंग करने के लिए, बायो फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स परचेज करने के लिए, एंड टारगेट वाज ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्योंकि अजीत सर मेरे से पूछ रहे थे डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, तो मैं उसी तरह से आगे बढ़ रहा हूँ। परंपरागत कृषि विकास योजना 2016 में स्टार्ट की गई गवर्नमेंट के द्वारा। In 2016, only 5,000, 10,000 farmers were there in PGS India certification system, mobilized through Paramparagat Krishi Vikas Yojana. Now in 2025-26, nearly 14 lakh farmers are there under Paramparagat Krishi Vikas Yojana. About 50,000 local groups are working in our country. And overall PGS का अगर आप देखें, if we see non-scheme also, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर अगर हम सब डिपेंड रहेंगे कि ओके गवर्नमेंट स्कीम चलाएगी, सब्सिडी देगी, फार्मर्स को मोबिलाइज करेगी, वो चलता रहेगा एक साइड में, परंतु ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मीन्स द ऑर्गेनाइजर्स टुडे हु आर डूइंग इट, द एनजीओज, द सोसाइटीज, philanthropists, they are CSR responsibilities of different companies. They are doing a big job by creating a new ecosystem for promoting organic and natural farming side by side. वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो PGS मॉडल में हाँ, मैं आपको ये बताना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि सिर्फ PKVY स्कीम में ही 15 लाख फार्मर नहीं, डिफरेंट इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, स्टेट के अपने अपने मिशंस, आंध्र प्रदेश का इतना अच्छा मॉडल है, यू ऑल नो, आई थिंक यू मे बी अवेयर, 15 लाख फार्मर्स नेचुरल फार्मिंग कर चुके हैं, कर रहे हैं फॉर द लास्ट 10-15 ईयर्स। आंध्र एंड तेलंगाना गवर्नमेंट दे आर डूइंग वेरी गुड, स्टेट मिशन हैं उनके अपने, RYSS आपको पता ही होगा, रायदू सहकार संहिता जो है, फार्मर्स का एक अच्छा उन्होंने वहाँ पर भरोसा केंद्र चलाया हुआ है, लाइक कृषि विज्ञान केंद्रास। तो वो 15 लाख किसान दे आर क्वाइट सक्सेसफुल इन टेकिंग अप नेचुरल फार्मिंग। अब ये सक्सेस था गुजरात में। देखिए आप, हमारे जो ऑनरेबल गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत सर, उन्होंने गुरुकुल फार्म में कुरुक्षेत्रा में मॉडल नेचुरल फार्मिंग को टेस्ट किया, चेक किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी की उन्होंने फॉर लास्ट 10 ईयर्स। उनका कहना है 10-15 ईयर्स उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग की, उनको इतना अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी या प्रोडक्टिविटी वगैरह में इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। देन बहुत बड़े बड़े फार्मर्स लाइक पद्मश्री राई बाई ये जैसे प्रैक्टिसेस करते हैं, सुभाष पालेकर जी का नाम है, सो मैनी फार्मर्स, नंबर ऑफ फार्मर्स जिनका यहाँ पर हम नाम नहीं ले सकते, सो मैनी फार्मर्स दे आर टेकिंग अ वेरी गुड नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, कीपिंग इन व्यू द सक्सेस ऑफ द फार्मर्स हु आर टेकिंग अप नेचुरल फार्मिंग ट्रेडिशनली एंड ब्लेंडिंग इट विद न्यू काइंड ऑफ इनोवेशंस एंड साइंस बिहाइंड नेचुरल फार्मिंग नाउअडेज। तो इस चीज़ को देखते हुए और स्टेट्स के जो उत्साह है, उसके एंथुजियाज्म को देखते हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली टेकन अप अ मिशन, मीन्स लास्ट ईयर इन 2024, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग। तो अब परंपरागत कृषि विकास योजना में क्लस्टर्स चलाए ऑर्गेनिक के लिए, वो भी चल रहा है।
20 लाख फार्मर्स के करीब हमारे पीजीएस सर्टिफिकेशन सिस्टम में आ चुके हैं एंड मोस्ट ऑफ देम they have been means the groups or farmers they have been certified or some are under certification, different stages of certification. तो अब 2024 में एक new kind of certification system, the third kind of certification system has been initiated by Government of India, that is natural farming certification system. तो natural farming certification system में जो हमारे organic के challenges थे organic farming में, फार्मर्स अभी भी बड़े उत्साह से आगे नहीं आ पा रहे थे। रीज़न है उनको बायो फर्टिलाइजर्स की क्वालिटी एश्योरेंस कौन देगा, कैसे वो उसको यूसेज जो है उसका थोड़ा डिफ़िकल्ट है, सो वो भी वो कई बार समझ नहीं पाते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर बल्कि ऑल्सो, कई बार वो काम करते हैं कई बार नहीं करते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशन लेवल है उतना या नहीं जितना उसमें लिखा गया है। So these are some of the challenges and concerns for small and marginal farmers, the clusters. इन सब challenges को देखते हुए, keeping in view the big challenge of converting to organic farming, कहाँ 2 to 3 years conversion period लगता है। तो अगर suppose I am a farmer और a group of farmer, तो मुझे 2 से 3 साल अगर conversion में इंतजार करना पड़ेगा सर्टिफिकेशन का, इस चैलेंज को भी कैसे एड्रेस किया जाए वो भी नेचुरल फार्मिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम में एड्रेस किया गया एंड इट्स ओनली 6 months कन्वर्जन पीरियड नाउ। क्यों? यहाँ पर हमने गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का सितारा सिस्टम उन्होंने चलाया है नेचुरल फार्मिंग के लिए, वेयर दे हैव अ वेरी गुड वेटेज काइंड ऑफ अ मॉडल, सेल्फ इवेल्युएशन काइंड ऑफ अ थिंग बाय अ farmer has to indicate the good agricultural practices based on natural farming और वो पैरामीटर्स के बेसिस पर उनको वेटेज दी जाती है। तो हमने वहाँ से वो मॉडल को लिया, वहाँ से एक पर्टिकुलर की पॉइंट्स को, और उसको हमने ब्लेंड किया अपने पीजीएस इंडिया मॉडल में, और उसमें हमने उस वेटेज सिस्टम को ले आए हैं। वेटेज का मतलब है कि सपोज नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिशनर्स इन आंध्र प्रदेश, दे आर डूइंग नेचुरल फार्मिंग फॉर द लास्ट 10-15 ईयर्स। हमारे देश में 30-35 लाख जो स्टेट्स का डाटा है इस वक्त, फार्मर्स आर प्रैक्टिसिंग ऑलरेडी नेचुरल फार्मिंग। तो जब वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉर द लास्ट 10-15 ईयर्स, तो उनको हमने सपोज दे आर टेकिंग अप नेचुरल फार्मिंग फॉर मोर देन 2 ईयर्स, देन वी आर गिविंग देम 20-25 एक्स्ट्रा मार्क्स। तो जब उनको एक्स्ट्रा मार्क किस चीज़ के, कि ऑलरेडी दे आर कन्वर्टेड, मीन्स दे हैव गेट अवे विद द केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स रेजिड्यूज। तो ऑलरेडी वो तो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, उनको कन्वर्जन पीरियड की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए हमने वो वेटेज उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने पूरी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करके इसको फाइनलाइज किया, और नाउ इट इज़ ओनली 6 months कन्वर्जन पीरियड, और उस 6 months कन्वर्जन पीरियड भी रिलैक्स हो सकती है। कैन यू इमेजिन कि वर्ल्ड में ऐसा कोई पहला सर्टिफिकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया गया है ईजी, वेयर फार्मर कैन क्लेम ओके मैं 10 ईयर से आई एम टेकिंग अप नेचुरल फार्मिंग, सो पूरा कन्वर्जन पीरियड उसको रिलैक्स करके इमीडिएटली ही कैन बी सर्टिफाइड एज नेचुरल फार्मिंग। तो ऐसा ये पहला मॉडल जो है नेचुरल फार्मिंग के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने। और ये सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की पहल नहीं है, नीति आयोग they have already they pushed us in a big way, and in collaborations this natural farming certification system and mission natural farming has been launched by government of India. तो अजीत सर मेरे से पूछ ही रहे थे what is this mission natural farming. Natural farming में basically the farmers they have to be in clusters. Our country is mission natural farming में we have to come out with the target of 15,000 clusters are to be formed in the country. One cluster will be having 100 to 120 farmers. और आप सबको जानकर हैरानी भी होगी, within 6 months about 14,000 clusters have already been formed. More than that, I think latest data जो ये कहता है as per Mission Natural Farming का जो वेब पोर्टल है, you can see the portal also, National Mission for Natural Farming वेब पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। वहाँ पर के डाटा शो कर रहा है कि 4,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एंड अबाउट 15,000 clusters have been formed, and the target is to reach out to 18,75,000 farmers. तो 15 लाख के करीब किसानों तक तो पहुँच चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिशन नेचुरल फार्मिंग में, एंड
the farmers are being, continuously trained, hand-holded, not only for taking up certification, but to understand the natural farming practices region-wise, country-wide, we can say. सो ये सारे जो रीजनल डिफरेंसेस हैं, समटाइम्स कोस्टल एरियाज़ में प्लांटेशन क्रॉप्स हैं तो उनका अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं. सो इस तरह से नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग को तैयार किया गया है. एंड सर्टिफिकेशन में भी यू विल बी सरप्राइज टू नो, लास्ट 2-3 months में ही हमने नेचुरल फार्मिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम को लॉन्च किया है. एंड अबाउट 6 lakh farmers, more than 6 lakh farmers have been registered. And about 80,000 farmers, they got the certificate also. Certification, first time, natural farming certification. Now, the government of India is going to connect all these farmers with the marketing platform. National Cooperative Organic Limited, you all know, Ministry of Cooperation. So, all are working together, all the ministries, all the stakeholders. So, they have formed a National Cooperative Organic Limited. They are going to purchase this certified organic and natural farming produce directly from the farmers, and this platform is being offered to all the farmers of the country. So our certification system is being linked. We have shared the data with National Cooperative Organic Limited, and now they have to directly engage with the farmers for procuring the produce. And this kind of marketing, this ecosystem has been created. What Ajit sir was asking me, that how this certification and marketing is working in the country. So now we have to see that how these means how we will ensure, because the aim of National Mission for Natural Farming is to reduce the input cost, and then whatever, suppose in some cases if productivity is less, if production is less, I am not saying that in every case production is less. What our experience is, whatever we have assessed in the field, we have seen in the field, the production levels are increasing in some cases. In some kind of crops, it is really, increasing 2 or 3 folds also, in case of millets and all. Even research is validating all these things simultaneously. Indian Institute of Farming System Research, ICR, they are already into this research validations, and soil health has improved a lot by adopting these natural farming practices. So this is in short about our mission, natural farming and organic farming. Only difference is that if you want to know, sir, want to know what is the difference, is there any confusion between organic and natural farming? There is no confusion at all. Government, they promote it as a sustainable agriculture. It may be organic farming, it may be integrated organic and natural farming, it may be exclusive natural farming. Natural farming के ऊपर the aim is, the concept is to integrate cow, crops, livestock, trees also, and multiple kind of crops also. Aim is ultimately to improve soil health, to increase biodiversity, and to create a very good ecosystem on farm for increasing the biological cycles, the natural biological cycles, the natural biodiversity on farm. And aim is ultimately to improve the profitability, to improve the soil health, and also to overall sustainable agriculture, we can say, in the country with the farmers. Ecosystem has been created by Ministry of Agriculture is not enough, I must say, because the Honorable Prime Minister always says that under this mission natural farming, we have to reach out to 1 crore farmers. So 18,75,000 farmers under mission natural farming. One farmer has to again mobilize 8 to 10 farmers. They have to further train them. They have to act as a para-extension workers, like our Krishi Sakhis of National Rural Livelihood Mission. We have already trained Ministry of Agriculture with Manage. They have trained about 80,000 Krishi Sakhis for hand-holding the farmers who are willing to take up natural farming further. One farmer has to further mobilize 8 to 10 farmers. And then we will be hopefully able to reach up to 1 crore farmers. And I hope that the organizations like today the organizers, they and other philanthropist organizations, NGOs and societies, they all have to come together, because I have put forward the kind of a summary kind of a thing
and you can think of involving yourself. I think you are already involved, all the stakeholders. Then you can think of involving yourself somewhere to push the plan of the Government of India, the Ministry of Agriculture, to reach up to not only 1 crore farmers, maybe more than 1 crore farmers in the coming time. Thank you. थैंक यू डॉक्टर शर्मा, आपने बहुत अच्छे तरीके से आई थिंक यू हैव कन्वेड द मैसेज एंड आई कुड सी द नॉडिंग हेड्स इन फ्रंट. सो जस्ट आई थिंक देयर इज अ टाइम कंस्ट्रेंट मेरे को ऑर्गेनाइजर्स की ओर से, बट जस्ट वन लास्ट सजेशन एंड वन क्वेश्चन. सी अल्टीमेटली व्हाट आई सी सर्टिफिकेशन एज अ वे द फार्मर कैन बेटर सेल हिज प्रोडक्ट एंड ईजिली. अगर मान लीजिए मैं सर्टिफाइड हूँ, भले ही मेरे को प्रीमियम मिलेगा नहीं मिलेगा, बट मेरा प्रोड्यूस लोग जल्दी खरीदेंगे क्योंकि टुडे एवरीबडी वांट्स इट. एंड लेट अस एक्सेप्ट द फैक्ट दैट एवरी फार्मर अपने लिए ही ग्रोज ऑर्गेनिक फूड. एटलीस्ट इन मध्य प्रदेश आई हैव सीन ऑल फार्मर्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन दे आर ग्रोइंग ऑर्गेनिक फूड. दे आर ओनली गोइंग ऑर्गेनिक फूड फॉर सेलिंग इट टू अस. सो अगर हम डिमांड कर रहे हैं, एवरीबडी रियलाइजेस. सो क्या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वुड ऑल्सो कंसिडर रनिंग अ कैंपेन विच टीचेस द कॉमन पब्लिक अबाउट what natural farming certification would mean and how does it benefit them? Giving an example of ISI hallmark jewelry. Right. So you see a huge advertising campaign. तो क्या आप लोग ऐसा सोच रहे नहीं सोच रहे तो हमारा सजेशन ले लें. That's what I would like to hear from you before I close the session. Thank you. Certainly sir, बहुत ही अच्छा आपने ये प्रश्न किया है और ये हमारे लिए एक सजेशन भी है आपकी और रिकमेंडेशन भी है. So definitely हमारा जो संस्थान है नेशनल सेंटर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको जन जन तक पहुंचाएं, मीन्स टू रीच आउट टू ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर. एंड बिकॉज अभी भी पीजीएस मॉडल जो है लोगों को समझ में नहीं आया है, और कंज्यूमर्स जो हैं, जो एक रिपोर्ट है क्रिसिल की सर अपेडा की, इट सेज कि अभी भी 34% पेनिट्रेशन है पीजीएस सर्टिफाइड की, जबकि थर्ड पार्टी की इट इज़ अबाउट 39 to 40%, 2-3% ज़्यादा है. थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन को लोग ज़्यादा समझते हैं. तो कंज्यूमर्स के लिए सर ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो जब रिटेल स्टोर पे जाएं तो वो अपने जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर नेचुरल लिखा होता है, ऑर्गेनिक लिखा होता है. इज़ इट सफिशिएंट? नो, यू हैव टू चेक. मीन्स हमें वो कैंपेन जो है वो चलाना होगा मैसिव वे में. कंज्यूमर को धोखा ना हो, उनको ऑर्गेनिक गारंटी जो है वो श्योरिटी कैसे हो. दे हैव टू सी दैट विच सर्टिफिकेशन बॉडी or which regional council of PGS India has certified it, and there is a PGS India logo in that or not. If it is a third party certification system, there is a India Organic or Bharat logo over there or not. That and FSSAI tick mark is also important because FSSAI has given recognition to both third party as well as PGS India certification system. तो वहाँ पर एक स्कैन करके मार्क आता है, वो भी उस पैकेट के ऊपर होगा. मीन्स कंज्यूमर को सर ने कहा ही है तो मैं थोड़ा सा अवेयरनेस आपको भी दे देता हूँ. तो वो स्कैन करके आपको पूरा ट्रेसेबिलिटी पे ले जाएगा किस फार्मर से ये प्रोड्यूस आया है. तो ये कंज्यूमर अवेयरनेस कराना सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज आप स्टोर पे जाते हो, मैं भी जाता था कई बार, तो मैं देखता था नेचुरल, ओ एकदम से उसको खरीद लूँगा, 50 रुपीज़ नहीं, इट इज़ 100 रुपीज़. तो वैसे करके आपको नहीं देखना है, बट यू हैव टू गो फॉर PGS सर्टिफाइड प्रोड्यूस और थर्ड पार्टी सर्टिफाइड. इफ इट इज़ थर्ड पार्टी सर्टिफाइड, वहाँ ट्रेसेबिलिटी मार्क होता है, वो आप स्कैन कर सकते हैं. सर इस तरह का कंज्यूमर अवेयरनेस रिक्वायर्ड. थैंक यू. आई थिंक द पॉइंट इज़ वेल मेड एंड सभी के लिए ये बहुत रेलिवेंट था. सो आई थिंक इन द ओपनिंग सेशन विच इज़ कमिंग टू अ क्लोज, सो आप क्लोज करना चाहेंगे. एंड वी हैव कवर्ड 2 very important aspects of sustainable agriculture which will actually benefit, चाहे वो सीड की बात हो या मार्केटिंग सपोर्ट की बात हो.